नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे विकास और वृद्धि। इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे कि इसका क्या मायने हैं। साथ में इनकी जो अंतर है, दोनों में विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि एवं विकास के अर्थ को समझ लेते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है एनटीए नेट जीआरएफ एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का, उस सिलेबस में यह टॉपिक लगा हुआ है और जो बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर इसी तरह से आते हैं, इन्हीं में से आते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। साथ में हम सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो अपनी परीक्षा की तैयारी करने में। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि किसे कहते हैं? मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जन्मे बच्चे की लंबाई और उसका वजन डॉक्टर द्वारा नोट किया जाता है। आपने अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस में पैदा हुए बच्चों के बारे में सुना होगा कि उसका बच्चा 7 पौंड या 7.5 पौंड या फिर 3 किलोग्राम या फिर 3.5 किलोग्राम का है। सामान्य से कम वजन या अधिक है, घने बाल वाला लंबा है या हल्का बाल है, बहुत लंबा नहीं है, आदि आदि। हम बहुत कुछ सुनते हैं इस संबंध में। तो जब हम यह सब सुनते हैं और जन्म के बाद बच्चे की लंबाई और भार या वजन में परिवर्तन होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई और भार में वृद्धि होती जाती है। और फिर क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिकता का विकास, संवेग का विकास होने लगता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास 2 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः पर्यायवाची संप्रत्यय के रूप में होता है, परंतु वास्तव में दोनों में बहुत कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो अभी हम वृद्धि के बारे में देख रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए कि वृद्धि का क्या अर्थ है और किसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि से तात्पर्य संपूर्ण जीवन काल में आने वाले भौतिक और दैहिक परिवर्तनों से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आप लोगों के लिए। क्या? वृद्धि से तात्पर्य अर्थात वृद्धि किसे कहते हैं? संपूर्ण जीवन काल में, यानी कि पूरे जीवन काल में आने वाले भौतिक और दैहिक परिवर्तनों से है। जब मनुष्य के जीवन में भौतिक परिवर्तन यानी कि बाह्य रूप के जो परिवर्तन है और दैहिक यानी कि देह या शरीर से संबंधित जो परिवर्तन है, उनसे इसका अर्थ हम लगाते हैं। ये परिवर्तन सामान्यतः मात्रात्मक स्वरूप में होते हैं और प्रायः गर्भाधान से लेकर लगभग 20 वर्ष की उम्र तक परिलक्षित होते हैं। यानी कि बच्चे के जन्म से लगभग 20 वर्ष की अवस्था तक हम क्या देखते हैं? वृद्धि को देखते हैं। कहने का अर्थ है कि वृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास को संकेतित करती है। साधारण अर्थ में तो वृद्धि का मतलब शारीरिक आकार में परिवर्तन से है, जो प्रायः गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि वृद्धि का अर्थ किससे है? शारीरिक परिवर्तन से। शरीर में जो बदलाव होते हैं, जो शरीर दिन पर दिन बढ़ता है, तो उसको किस में लिया जाता है? उसको वृद्धि में लिया जाता है, उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकार का यह परिवर्तन लगभग 20 वर्ष की आयु तक चलता है। इस आयु के बाद आकार का परिवर्तन वृद्धि नहीं, मोटापा कहलाता है। वृद्धि जन्म से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक को माना गया है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कहीं ना कहीं उसके जो आकार में बढ़ोतरी होती है, उसके अंग प्रत्यंग जो हैं क्या होते हैं? विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। स्पष्ट रूप से
गर्भाधान के बाद ही शिशु के आकार, भार और पोषाहार एवं उचित देखभाल से वृद्धि होने लगती है। यह शारीरिक परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करने लगता है। ऐसी शारीरिक वृद्धि न सिर्फ मानव प्राणी में वरन संसार के प्रत्येक प्राणी में देखी जाती है और इसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इसे स्पष्ट करते हुए गेसेल नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि वृद्धि एक ऐसी जटिल एवं संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें प्रबल स्थिरता लाने वाले कारक केवल बाह्य ही हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि इसका क्या मायने हैं। जो गेसेल नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो विवेचन किया है किसका, वृद्धि का, उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसी जटिल यानी कि कठिन, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, कहीं ना कहीं सेंसिटिव प्रक्रिया है जिसमें प्रबल स्थिरता लाने वाले यानी कि जो स्थिरता है उसको लाने वाले कारक या बाह्य कारक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि का यहाँ पे अर्थ स्पष्ट किया गया है कि वृद्धि क्या है। जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु में होने वाले परिवर्तन, आकार आदि में को हम वृद्धि के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वृद्धि में आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जो बालकों के प्रतिरूप तथा उसकी वृद्धि की दिशा को संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये वृद्धि का अर्थ हमने देखा, पढ़ा, स्पष्ट हुआ आप लोगों को। अब हम देखते हैं विकास का क्या अर्थ है। तो विकास के अर्थ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अभी तक हम लोग वृद्धि के संबंध में चर्चा कर रहे थे। गर्भाधान के पश्चात व्यक्ति के आकार और भार में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन की बात कर रहे थे। जो वृद्धि है वह है गर्भाधान, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसके बाद उसके आकार में, उसके भार में होने वाले बाह्य परिवर्तन। यहाँ मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ही होता है बाह्य परिवर्तन से ले रहे थे। परंतु यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि मानव विकास के प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन भी घटित होते हैं और इन परिवर्तनों का सिलसिला जीवन पर्यंत चलता है। इन्हीं अनवरत परिवर्तनों का नाम विकास है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले सभी गुणात्मक परिवर्तन मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास का यह क्रम स्थिर नहीं रहता, अविराम गति से चलता है। अविराम यानी कि बिना विराम के, बिना रुके हुए अपनी ही गति से चलता है। विकास क्रम में नई विशेषताओं का समावेश होता है, पुरानी विशेषताएं लुप्त होती हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्व का है या पहले का है वो छूटता जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं परिवर्तनों, गुणों और विशेषताओं की क्रमिक एवं नियमित उत्पत्ति को विकास कहा है। हरलॉक के अनुसार, यहाँ पर आप लोग याद रखिए, हरलॉक के अनुसार क्या है विकास की अवधारणा। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न है। गेसेल ने विकास को एक तरह का जो परिवर्तन है वह कहा है जिसमें बच्चों के नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। इसी प्रकार से यदि हम स्टेट नामक वैज्ञानिक को देखें तो इनके अनुसार विचारों पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि विकास समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग प्रेक्षण प्रतिफलों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं विकास के अंतर्गत कुल मिलाकर विकास परिवर्तनशील प्रक्रिया ही कहा जाएगा जो नियमित होती है तथा इसकी दिशा अग्रगामी होती है। इसका संबंध व्यक्ति के अभियोजन की क्रियाओं में उन्नतिशील परिवर्तनों के घटित होने से है। यानी विकास द्वारा जो परिवर्तन लक्षित होते हैं वह है व्यक्ति की पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर होता है। जन्म के समय जहाँ शिशु निस्सहाय होता है वहीं विकास क्रम में वह हर प्रकार की क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने फिरने
दौड़ने, भागने आदि में सक्षम हो जाता है। ये विकास के अंतर्गत आ जाता है। हर लोग ने विकास में होने वाले परिवर्तनों में क्रमिकता की बात कही है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं। कोई एक निश्चित परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन से पहले या बाद घटित होता है। जैसे गतिक क्रियाओं के विकास क्रम में बच्चा सबसे पहले रेंगता है, फिर खिसकता है, फिर बैठता है, फिर चलना शुरू करता है। ऐसा नहीं होता है कि वह पहले चलने लगता है फिर रेंगना शुरू करता है। मतलब विकास की क्रम है जो वो कैसा है, उत्तरोत्तर है कहीं ना कहीं। कहने का मतलब है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है जिसका अनुसरण उस अवस्था विशेष के सभी बच्चों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि विकास की अवस्था विशेष में होने वाली क्रियाओं का पूर्व कथन से लिया जाता है। इस प्रकार विकास में सुसंबद्धता का गुण पाया जाता है, यानी विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंगत एवं संबद्धता देखी जाती है। प्रायः जिस बच्चे का क्रियात्मक विकास होता है उसका भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास अपेक्षाकृत शीघ्र होता है। फलता है विकास के विविध पक्ष के रूप में आपस में सार्थक रूप से जुड़े होते हैं तथा इससे सुसंबद्धता होती है। कहीं ना कहीं जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के अलावा प्राणी का कौन सा विकास होता है? भाषाई विकास होता है, यानी कि वो बोलने लगता है। उसके बाद फिर वह संवेगात्मक विकास की ओर बढ़ता है। संवेग वही हैं जो हमारे भाव हैं, फीलिंग है, वो संवेग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद फिर सामाजिक सोशल विकास जो है उसका होता है और इस प्रकार से वह विविध पक्ष और स्वरूप आपस में सार्थक रूप से जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से ये सभी पक्ष जुड़े होते हैं और इनमें आपस में क्या होता ही है, कनेक्टिविटी होती है, सुसंबद्धता होती है, जिसे हम विकास के अंतर्गत लेते हैं और विकास का अर्थ यहाँ स्पष्ट हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है और इसके बाद फिर आप लोगों को वन लाइनर प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। लगभग इनके 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।